नमस्कार। IND 24 में आप सबका स्वागत है। राज्यसभा का मुकाबला, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे अगले 1 घंटे तक, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं सीधा रीवा। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे फरेंदा गांव, शहीद जवान दीपक सिंह को दी श्रद्धांजलि। शहीद जवान दीपक सिंह के अंतिम संस्कार में हुए शामिल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल, विधायक दिव्यराज सिंह भी मौजूद। आप देख रहे हैं तस्वीरों में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे शहीद दीपक सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए। साथ में है प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा। जैसा कि देख रहे हैं तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो शहीद दीपक सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। इसको फर्स्ट पे लाओ। ये तस्वीरें गांव फरेंदा से हैं, जहां शहीद जवान दीपक सिंह का पार्थिव शरीर रखा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। साथ में भाजपा अध्यक्ष BD शर्मा जी भी मौजूद हैं। नमस्कार। राज्यसभा का मुकाबला, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो राज्यसभा का जो चुनाव है, 3 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार। देखिए, राज्यसभा के चुनाव तो आते रहते हैं समय समय से, लेकिन इस बार का जो राज्यसभा चुनाव है वो बहुत ही रोचक है, दिलचस्प है और साथ में सबकी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। यहीं पे राज्यसभा के टिकट के लिए ही जब ज्योतिराज सिंधिया को लगा कि शायद उनका नाम नहीं पहले फर्स्ट में प्रायोरिटी में रखा जाएगा, तो उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। और अभी जिस तरह से लामबंद हुई दोनों पार्टी के विधायक, पिछले 2 दिनों से राजधानी में लगातार बीजेपी के और कांग्रेस के विधायक मिल रहे हैं, मीटिंग्स चल रही है, डिनर डिप्लोमेसी हो रही है। तो ये राज्यसभा का जो चुनाव है, वोटिंग तो अभी तक खत्म हो गया है। अब 5 बजे के बाद से जो है परिणाम आने लगेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। इस वक्त जो है मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी। आइए हम उनके पास चलते हैं, उनसे समझते हैं कि कितना दिलचस्प रहा आज का दिन। सुनील जी, क्या कहेंगे आप? राज्यसभा का चुनाव तो प्रतिष्ठा का प्रश्न है, बना लिया है बीजेपी ने भी, कांग्रेस ने भी, लेकिन जिस तरह से नजारे हम पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं, देखिए हम लोग तो 2 महीने से रहे हैं, यहाँ पे सत्ता परिवर्तन भी हुआ और सब हुआ और राज्यसभा पे सबका ध्यान केंद्रित रहा, लेकिन जो आज का दिन है बड़ा दिलचस्प रहा है। क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल मुक्ता जी, क्योंकि अगर हम बात करें राज्यसभा चुनाव की, तो जिस प्रकार से अगर आज वोटिंग की बात करें, सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी और लगभग 12:30 के लगभग समाप्त भी हो गई थी। सिर्फ एक वोट बचा था कुणाल चौधरी का, वो भी PPE किट में पहुंचे थे। और उसके बाद से वोटिंग का, क्योंकि समय निर्धारित था कि वोटिंग 4 बजे तक चलेगी, इसलिए उस समय का प्रतीक्षा किया गया और 5 बजे से अब काउंटिंग कुछ देर बाद चालू होगी। तो लगभग उम्मीद यही है कि 5:15 या 5:30 तक परिणाम भी सबके सामने आ जाएंगे कि राज्यसभा कौन कौन लोग पहुंच रहे हैं। क्योंकि दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि एक तो ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है, दूसरी ओर जिस प्रकार से बीजेपी कैंपेनिंग कर रही थी
कि दलित विरोधी कांग्रेस से दिग्विजय सिंह चाहें तो वो सेकंड प्रायोरिटी पे खुद चले जाएं, फूल सिंह बरैया जो कि पहली वो सेकंड प्रायोरिटी पे हैं उनको पहली प्रायोरिटी पर लाया जा सके। तो इस प्रकार की बातें चल रही थी, लेकिन हमने देखा कि कांग्रेस ने पहली प्रायोरिटी पर दिग्विजय सिंह को रखा। उनके लिए जो जरूरी 52 वोट थे उसकी जगह उन्होंने 54 वोट आरक्षित किए कि दिग्विजय सिंह को अगर कहीं क्रॉस वोटिंग होती है या किसी प्रकार की कुछ गड़बड़ी होती है, त्रुटि होती है वोटिंग के दौरान, तो उससे बचा जा सके और दिग्विजय सिंह निर्विरोध तरीके से, निर्विवाद तरीके से यहां पर राज्यसभा पहुंच सकें। फूल सिंह बरैया की अगर हम बात करें तो फूल सिंह बरैया के लिए कांग्रेस ने 38 वोट आरक्षित किए थे, यानी 38 वोट टोटल विधायकों के फूल सिंह बरैया के लिए थे। उसमें स्पष्ट था, फूल सिंह बरैया भी स्पष्ट कर चुके कि उनसे जब बात हुई थी उन्होंने ही उनकी सहमति के बाद ही दिग्विजय सिंह को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा गया है। हालांकि फूल सिंह बरैया ने दावा भी किया कि बीजेपी के कुछ जो विधायक हैं वो उनके संपर्क में हैं, क्रॉस वोटिंग भी कर सकते हैं। तो अब फूल सिंह बरैया का ये दावा कितना अगर हम बात करें तो धरातल पर है, ये 5 बजे के बाद ही हमें पता लगेगा कि कितने लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, दिग्विजय सिंह को कितने वोट मिलते हैं और सुमेर सिंह सोलंकी हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया इनको कितने वोट मिलते हैं। तो प्रतिष्ठा का प्रश्न दोनों के लिए है और खासतौर पर फूल सिंह बरैया और सुमेर सिंह के लिए ये जरूर प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। यहां पूरी लड़ाई राजा और महाराजा की है। दिग्विजय सिंह, जिन पर खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आरोप लगाए थे कि कांग्रेस की सरकार जो कमलनाथ की गई उसमें सबसे अहम योगदान दिग्विजय सिंह का रहा, पर्दे के पीछे वो सरकार चला रहे थे, सरकार में कई ऐसे काम हुए जिससे सरकार की यहां पर आलोचना हुई। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर कांग्रेस भी लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आक्रामक रही और लगातार आरोप लगाती रही कि राज्यसभा की सीट के लिए और केंद्रीय मंत्री बनने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी से गद्दारी की। तो कुल मिलाकर राजा और महाराजा की प्रतिष्ठा का सवाल है ये राज्यसभा का चुनाव, और नतीजे अब साफ करेंगे कि किसकी प्रतिष्ठा यहाँ पर बचती है और किसकी जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा, राजा महाराजा इनका जो बीच की जो अगर हम कहें राइवलरी है वो आज से नहीं है, जब से ये कांग्रेस में है तभी से है। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में आए थे और उसके बाद से ही राजा महाराजा है, इन लोगों की राइवलरी रही है। और जब 2018 में कांग्रेस की सरकार आई और तब से तो ये बहुत ज्यादा हो गया। जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो वो कहते हैं, वो आरोप लगाते हैं कि दिग्विजय सिंह के शय पे मुख्यमंत्री कमलनाथ, उस समय जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, उस समय वो सिंधिया को नेग्लेक्ट करते थे। तो अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं अब्बास हफीज जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, हमारे साथ हैं सुमित ओरछा जी जो मीडिया पैनलिस्ट हैं बीजेपी से। आप सबका भी स्वागत है इस डिबेट में। हम बात कर रहे हैं राज्यसभा का मुकाबला और जिस तरह से प्रतिष्ठा का प्रश्न है। सबसे पहले अब्बास जी आप ही के पास आऊंगी। एक तो बीच में जो था, जो मीटिंग आज हुई थी और उसमें से जो उसमें लक्ष्मण सिंह और उमंग सिंगार नहीं पहुंचे और वो डायरेक्ट विधानसभा पहुंच गए थे वोटिंग के समय। देखिए, मुझे लगता है कि ये कोई मुद्दा नहीं होता है। वरिष्ठ विधायक, पूर्व मंत्री हैं और इस सब के लिए मुख्तार जी ये तो पार्टी की रणनीतियां होती हैं, किसको कितना समझाना है, किसको क्या बताना है, किसका क्या काम है। पार्टी की रणनीति उनको सीधे पहुंचाना भी हो सकती है, विधानसभा को सीधे पहुंचाना, दूसरे काम भी हो सकते हैं साथ में। तो ये कोई मसला नहीं है। जिनको जाना था वो जा चुके हैं और अब ये सब भाजपा की तरफ से एक शगुफा छोड़े जाते हैं, तो वो सही नहीं। ये भाजपा ने कैसे शगुफा छोड़ा? देखिए, 2 विधायक मीटिंग में नहीं पहुंचते तो इसमें भाजपा का शगुफा कैसे है? क्या हो गया उसमें? 2 विधायक मीटिंग में नहीं पहुंचते, कोई क्या विधानसभा का मत डलना था जाके, क्या सरकार का विश्वास मत था, या कोई विधायक दल की वहां ऐसी बैठक थी जिसमें व्हिप जारी की हुई गई थी? तो ऐसा नहीं है। ऐसा भी जब आपने देखा था, जब हमारे विधायक जयपुर गए थे तो कम से कम 8 से 10 विधायक भोपाल में मौजूद थे। तो ऐसा होता है, पार्टी की अपनी रणनीतियां होती हैं, उसके ऊपर चर्चा विपक्षी दल करने लगते हैं, इससे निकलने लगता। चलिए अब्बास जी और सुमित जी आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, वक्त हो चला है बहुत छोटे से एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं राज्यसभा का मुकाबला। मेरे साथ जुड़े हुए हैं अब्बास हफीज और सुमित ओरछा। सुमित जी आपके पास आऊंगी। अभी आपने सुना अब्बास जी को, उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो शगुफा छोड़ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो उसमें उनके एक भी विधायक ना जाए तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। उनके
सारे विधायक चले जाएं तो भी हमें कोई प्रसन्नता नहीं है और कोई आपत्ति नहीं है। मुक्ता जी, आज बहुत विजय का दिन है, हम 2 सीटें जीतने जा रहे हैं। तब मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का आधार कहीं कांग्रेस नहीं है। हम कांग्रेस को देख करके राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारे सिद्धांतों में और संकल्प में कहीं कांग्रेस नहीं है। हमारे संकल्पों में परममयी भवन ने तुम्हें तस् राष्ट्रम, भारत माता को परम वैभव को पहुंचाना है। हमारे यहाँ उन पंचनिष्ठाओं को देश और गांव की जनता तक, देश के समाज तक लागू करना है, राष्ट्र को परम वैभव को पहुंचाते हुए, जिन पंचनिष्ठाओं पर हमारी पार्टी खड़ी हुई है। इसलिए इनके लिए कोई शिगुफा छोड़ना हमारे राजनीतिक कर्म का कोई कारण नहीं है। जो इनके घर में कलह होती है, जो इनके घर में रार फैलती है, उसको ढकने के लिए ये हमारे पीछे छिपते हैं, हमारा आसरा लेते हैं। इसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। चलिए अब्बास जी, आपसे पूछूंगी, आप लोगों ने एक पहले राउंड में एक साथ 54 विधायक आए, फिर सेकेंड राउंड में 38 आए, ऐसा क्यों? और क्या होता मुक्ता जी, अब ये बताइए मुझे। एक राउंड में एक की वोटिंग के लिए विधायकों को भेजा गया, फिर अगले वोटिंग के लिए दूसरे उसमें बैच में विधायकों को ठीक भेजा है, गया। तो लेकिन एक राज्यसभा का साथ पूरा, लाए गए, कहीं ना जो कहीं तरीका मन में है वो है। संशय था। अखंडता है, एकता है, सब एक साथ हैं, मीटिंग करके निकले। जिनको पहले भेजना था, तो अब इसके ऊपर ये भी बात होती है कि 2 पहले क्यों चले गए, फिर ये बात होती है कि बाकी 7 क्यों आए। तो मुझे लगता है मुक्ता जी, ये तरीका पार्टीज का होता है कि पार्टी का कैसे काम करना होता है, किस तरह से काम करेगी अपना राजनीतिक दल अपने विधायकों के साथ। वैसे जैसे मैं अपने घर के लिए जिम्मेदार हूँ, तो अपने अपने तरीके हैं, अपनी अपनी चलिए मैं सुनील रणनीतियां जी से हैं। मुझे पूछ लगता लेती है हूँ। इसके सुनील ऊपर तो जी, कोई जिस सवाल तरह उठता ही नहीं। से सुनील जी से पूछ लेती हूँ। सुनील जी, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस जो है पहले 54 विधायकों के एक साथ लाती है, दिग्विजय सिंह के लिए वोट, तो फिर उसके बाद 38 को लाती है। अब्बास जी कह रहे हैं ये सामान्य सी बात है। हाँ बिल्कुल मुक्ता जी, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन रहे, क्योंकि अगर एक साथ सारे विधायक आते तो ये हो सकता था कोई किसको करता, किसी को वोटिंग में गड़बड़ी ना हो। इसलिए कांग्रेस ने ये रणनीति अपनाई कि दिग्विजय सिंह को जो 54 वोट जो विधायक करेंगे उनको पहले राउंड में भेजा जाए, और उसके बाद फूल सिंह बरैया के लिए जो वोट करेंगे उनको दूसरे राउंड में भेजा जाए। अगर लक्ष्मण सिंह की भी बात करें और उमंग सिंगार की बात करें, तो कल जब मीटिंग में नहीं पहुंचे थे वो, उस दौरान भी कांग्रेस की तरफ से सफाई आई थी कि क्योंकि मॉक पोल किया गया था, एक रिहर्सल की गई थी कि किस प्रकार से वोटिंग करनी है राज्यसभा के दौरान, चुनाव के दौरान। तो इन दोनों नेताओं को पता है कि किस प्रकार से वोटिंग होती है, क्योंकि इससे पहले भी उस प्रकार की प्रक्रिया में भाग ले चुके थे। और हालांकि ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, वो चाहे तो एक साथ भी ला सकते थे, ये रणनीति का हिस्सा है। जिस प्रकार से, क्योंकि जब खबर आई कि आज सुबह जब बंगले पर लक्ष्मण सिंह और उमंग सिंगार नहीं पहुंचे, तो मीडिया में जरूर सुर्खियां बनी, लेकिन 12:30 के पहले ये दोनों पहुंचकर सीधे विधानसभा पहुंचकर वोट कर आए। तो अब क्योंकि कयास लगाने हैं और कयासों का दौर चल रहा है, बीजेपी भी चुटकी ले रही है और क्रॉस वोटिंग की भी बात हो रही है, तो ये तो जब नतीजे आएंगे उस समय सामने आएगा कि आखिर क्रॉस वोटिंग किसने किसको की और क्या नतीजे आते हैं। नतीजे पर बहुत कुछ निर्भर रहेगा। और जिस प्रकार से दोनों ही पार्टियों के दावे, चाहे हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कहती रही कि फूल सिंह बरैया के लिए कुछ बीजेपी के विधायक वोट करेंगे, तो अब ये रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा कि कितने विधायक ऐसे हैं जिन्होंने उनको वोट किया। हालांकि निर्दलीय और बीएसपी समाजवादी पार्टी के विधायकों की हम बात करें तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वो बीजेपी के लिए वोट करेंगे, और वोट करने के बाद संजीव कुशवाहा जो बसपा से विधायक हैं और राजेश शुक्ला जो समाजवादी पार्टी से विधायक, उन्होंने स्पष्ट कहा कि उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को वोट दिया है और बीजेपी के लिए वोट करके आए हैं। तो कुल मिलाकर निर्दलीय और जो दूसरी पार्टी के विधायक हैं उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो बीजेपी के समर्थन कर दिया है। 7 जो वोट हैं वो बीजेपी के झोली में गए हैं। इसमें जो एक सपा है, 2 बीएसपी है और 4 निर्दलीय, ये 7 वोट जो है बीजेपी के उसमें झोली में गई है। आपके पास आती हूँ सुमित जी। देखिए, ये जब राज्यसभा चुनाव आज हुए हैं, इससे पहले जब बात आती थी, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने देखा कि पहले आप लोगों ने कहा कि कांग्रेस जो है वो सामंतवादी है, दलित विरोधी है। फिर बीजेपी ने पलटवार किया, उन्होंने भी कहा कि आप लोगों ने महाराज को प्रायोरिटी क्यों दी, आप लोग भी सामंतवादी का, आप लोग भी उसी को बढ़ावा दे रहे हैं। उसके बाद आप लोग जो है बार बार दलित विरोधी जो है वो कहते रहे हैं कांग्रेस को। तो इस क्या कहेंगे आप?
देखिए, हमारे पास नंबर ऑफ गेम था, हमारे पास फिगर था, इस कारण से हमें पहला और दूसरा चुनने में किसी एक व्यक्ति की कोई बलि नहीं देनी थी। हमारे दोनों प्रत्याशी इजीली चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए नंबर 1 और नंबर 2 पर रखने जैसी कोई बात भारतीय जनता पार्टी पर इस कारण से लागू नहीं होती है। लेकिन कांग्रेस को यह तय करना था कि उसका एक प्रत्याशी चुनाव जीतेगा और एक उनका चुनाव हारेगा, इसलिए उनको तय करना था। लेकिन कांग्रेस की परंपरा रही है, बाबू जगजीवन राम से लेकर के फूल सिंह बरैया तक, और जो कांग्रेस ने देश में किया है, सिर्फ एक वर्ग को वोट बैंक समझना, उन्हें इस्तेमाल करना, उन्हें भड़काना, बरगलाना और उनका इस्तेमाल करके उन्हें राजनीति में अलग थलग कर देना, उनको प्राथमिकता ना देना, यह कांग्रेस की कल्चर है, कांग्रेस की नीति है और कांग्रेस ने इसको सदैव किया है। क्योंकि यह एक पार्टी नहीं है, यह एक परिवार का प्रतिष्ठान है और पारिवारिक प्रतिष्ठान और पार्टी में यही अंतर है कि पारिवारिक प्रतिष्ठान व्यापारिक फर्म की तरह चलने वाला कोई दल इसी तरह के आचरण रखता है, लेकिन पूरे राष्ट्र को वसुदेव कुटुंबकम जैसी विचार की भावना को लेकर के चलने वाला दल एक लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए समावेशी और सर्वस्पर्शी समाज को स्पर्श करते हुए सबको साथ लेकर के समता मूलक पद्धति के आधार पर कार्य करता है। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। इसलिए इस तरह की कोई हमारे सामने व्यवस्था ही नहीं थी जो कांग्रेस रेखांकित कर रही है। अब्बास जी, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से सुमित जी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग जो है फैमिली रन पार्टी है? मुक्ता जी, भारतीय जनता पार्टी भी अब एक परिवार से ही चलती है और परिवार आता है गुजरात से, जिसके सदस्य हैं अमित शाह जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी। आज जेपी नड्डा जी का कद अभी भी अमित शाह जी से ऊपर नहीं निकल पाया है। इस तरह की बातें भाजपा के विधायक खुद ही कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, तो मुझे इस पर लंबी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक अंशुल वर्मा का केस, जो सांसद थे हरदोई से भाजपा के दलित सांसद, उन्होंने जिस तरह से इनकी पार्टी छोड़ी, जो आरोप लगाए हमें याद है 1-1.5 साल पहले, और उदित राज जो इनके कद्दावर नेता थे, दलित चेहरा थे जो इनके दिल्ली के सांसद, उन्होंने किस तरह से इन पे आरोप लगा कि इनकी पार्टी छोड़ी, वो हम सबको याद है। अब यहाँ बात ये नहीं हो रही कौन किसको सदन पहुंचा सकता था राज्यसभा में, लेकिन मुक्ता जी, सुनील जी से भी अगर आप कहेंगे पूछेंगे तो एक ही बात सबसे पहले आती है, एक होता है परसेप्शन, और परसेप्शन दिखता है सामने, एक सिंबॉलिक मामला होता है। अगर आपकी दोनों सीटें जा भी रही थी राज्यसभा तो आप सुमेर सिंह सोलंकी को ले आते पहले स्थान पर, माननीय श्री अंत जी तो पहुंच ही रहे थे दूसरे नंबर पर भी राज्यसभा पर। शर्त ही ये थी कि सबसे पहले हम तो महाराज हैं, हम पहले वरीयता के ऊपर जाएंगे और दूसरे पे आएंगे। अपने गिरेबा में नहीं झांकते, दूसरों के ऊपर आरोप लगाना आसान है, बहुत बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने, चलिए एक हमारे शेड्यूल, आप लोगों ने दिग्विजय सिंह को तो नंबर 1 पे रखा ना, उनको तो अवार्ड आप लोगों ने दे दिया। फूल सिंह बरैया को तो आपने नंबर 2 रखा, बलि तो चढ़ी। परेशानी क्या है, हमारे खुद फूल सिंह बरैया जी का बयान आ चुका, ये तो पहले से डिसाइडेड था और मेरी सहमति पूरी तरह से इस पे थी। हमारी रणनीति तो माननीय फूल सिंह बरैया जी को पहुंचाने की थी, पर भाजपा ने षड्यंत्र रचा। जैसा आज कमलनाथ जी ने कहा, हमारे विधायकों के इस्तीफे हुए जिन्होंने भाजपा दूसरे दिन ही ज्वाइन कर ली, तो ये सारी चीजें जनता ने देखी। 2 को मंत्री बना दिया बिना विधायकी के भी। अब यहाँ पर जब हमारी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, वो अगर पहले स्थान के ऊपर है और दूसरे स्थान वाले को आपत्ति नहीं है, यहाँ भाजपा सिर्फ उपचुनाव के अंदर एक मुद्दा बनाना चाहती है जो मुद्दों के अभाव से अपनी सरकार बचाने के लिए मुश्किल में है। कोरोना में फेल हो चुके हैं, जनता का ध्यान मोड़ रहे हैं। इसी तरह से ये जो कह रहे हैं, देखिए कोई हालांकि ठीक है, फूल सिंह बरैया जी का बयान आ गया है कि मुझे तो पहले से पता था, लेकिन आप मुझे ये बताइए, आपको लगता है कि राजनीति में कोई भी तैयार होगा? ठीक है, चलो मैं तो हार रहा हूं, मैं तो तैयार हूं। अब बिल्कुल, क्योंकि फूल सिंह बरैया ने खुद कहा कि उनसे पहले बात हुई थी और उनकी सहमति के बाद ही दिग्विजय सिंह को पहली प्रायोरिटी पर रखा गया, ये उनका खुद का बयान है। अब इसके पीछे की रणनीति क्या है, ये फूल सिंह बरैया और दिग्विजय सिंह या फिर कमलनाथ जाने, लेकिन क्योंकि खुद फूल सिंह बरैया का स्टेटमेंट आ चुका है। लेकिन अगर हम बात दलित की करें, जिस प्रकार से सुमित जी ने भी काफी सवाल उठाए दलित को लेकर, जगजीवन राम जी का नाम भी गिनाया, तो कांग्रेस ने उनकी बेटी मीना कुमार को यहाँ पर लोकसभा का अध्यक्ष भी बनाया था। इसके अलावा अगर बात करें तो लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार सवाल उठाती रही कि संघ में कोई भी दलित अब तक संघ चालक क्यों नहीं बना, तो लगातार मुद्दे, क्योंकि मेन मुद्दों से ध्यान भटकाना है, राज्यसभा के चुनाव से ध्यान भटकाना है। जो यहाँ पर अगर हम उपचुनाव की बात करें उसमें क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस जिस प्रकार से ये कैंपेनिंग चालू कर रही है मुक्ता जी, कि खुददारी और गद्दारी,
ये कैंपेनिंग कांग्रेस चालू कर रही है। साथ ही जो पिछले चुनाव में स्थानीय मुद्दे थे, उन स्थानीय मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए दोनों ही पार्टी ये करती हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस कह रही है कि वहां के स्थानीय मुद्दों को गौण करके ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को यहां पर मुद्दा बनाया जाए, उसी प्रकार कांग्रेस बीजेपी की अगर हम बात करें तो पूरी कैंपेनिंग इसको है कि 15 महीने की सरकार ने क्या किया, और 15 महीने की सरकार में अच्छा काम नहीं हुआ। यही वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ इतने सारे विधायक पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में आ गए। तो कुल मिलाकर एक परसेप्शन खड़ा करना है कि मुद्दों से, मेन मुद्दों से जनता का ध्यान भटके, और जो मुद्दे हैं की बात है, मेन मुद्दों से ध्यान भटके। उपचुनाव जो है वो आगे है, वो है। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। राज्यसभा का मुकाबला हम चर्चा कर रहे हैं। सुमित जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से अभी अब्बास जी ने कहा, फिर सुनील जी ने भी कहा कि कहीं ना कहीं परसेप्शन की बात आ रही है। देखिए, अब राज्यसभा चुनाव तो आज हो गए, नतीजे भी अब आ जाएंगे, 1 से 2 घंटे के अंदर में क्लियर हो जाएगा। अब जो सबका ध्यान रहेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी, 24 जो उपचुनाव है, कहीं ना कहीं परसेप्शन की लड़ाई है। कांग्रेस का फोकस है, उसके पास बहुत बड़ा एक मुद्दा है, खुददारी वर्सेस गद्दारी। और आप लोग बीजेपी जो है वो बार बार जो है दलित विरोधी, इसको जो है एक मुद्दा बना रही है। और खास करके जो राज्यसभा में जिस तरह से दिग्विजय सिंह को नंबर 1 पे रखा गया, प्रायोरिटी दी गई, और फूल सिंह बरैया को नंबर 2 कर दिया गया। हालांकि उनका बयान है कि मेरे से पूछ के किया गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उनको विधानसभा में जो है कांग्रेस टिकट दे सकती है, वो अलग इशू है। लेकिन बीजेपी इसको जो है, इस परसेप्शन को एक मुद्दा बनाना चाह रही है, दलित विरोधी पार्टी है करके। मुक्ता जी, वैसे तो यह चुनाव होना है इन मुद्दों पर जिन 15 महीनों की सरकार को जो वचन पूरे करने थे, उन वचनों का क्या हुआ? बेटियों को स्कूटी मिली क्या? संविदा कर्मियों को छुट्टी, संविदा कर्मियों को स्थायीकरण मिला क्या? बहाली हुई क्या? पुलिस वालों को छुट्टी मिली क्या? आपके किसानों का कर्जा माफ हुआ क्या? वो सब वादे जिन पर आधार पर बेरोजगारों को भत्ता मिला क्या? जिन मुद्दों के आधार पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, उन मुद्दों की क्या स्थिति रही, इसके आधार पर चुनाव लड़ा जाए। चुनाव आगामी जो 24 उपचुनाव होंगे। लेकिन अगर कांग्रेस खुददारी और गद्दारी को लेकर के चुनाव में जाना चाह रही है, तो मैं आपको आज IND 24 पर बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि यह बहुत उल्टा दाव कांग्रेस के लिए पड़ने वाला है। क्योंकि खुददारी तो उन लोगों ने की है जो मंत्री बने हुए थे, चाहते तो सत्ता सुख लेकर रह सकते थे, लेकिन आज मंत्री पद को त्याग करके पूर्व विधायक बन करके बैठे हैं, क्योंकि जनता को किए गए वादे पूरे नहीं हो रहे थे, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा था, तबादला उद्योग हावी हो गया था, प्रदेश का पूरा पैसा एक जिला छिंदवाड़ा में लग रहा था। इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो रही थी कि उनमें सर्वाइव करना मुश्किल हो गया था। एक आत्ममुग्ध मुख्यमंत्री जो विधायकों से कहता था चलो चलो, जो अपने वरिष्ठ नेता जिसके फेस पर चुनाव लड़ करके इतना बड़ा मैंडेट मिला था, उस नेता से कह रहा था कि तुम सड़कों पर उतर जाओ, इतना अहंकारी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को मिल गया था। ऐसी परिस्थितियों में जिन लोगों ने खुददारी के साथ त्याग किया है अपने पदों का, अपने हितों का, और त्याग पूर्वक इस प्रदेश को एक ऐसे कुशासन से मुक्ति दिलाई है, अगर खुददारी और गद्दारी पर चुनाव होगा तो मुझे लगता है, वैसे तो 24 में से 24 सीटों पर कांग्रेस चुनाव हार रही है, अगर खुददारी और गद्दारी के गढ़ में जाएंगे तो जिन्होंने आजादी के बाद से लेकर के देश की जनता के भरोसे के साथ सदैव गद्दारी की है, उन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी और एक भी सीट पर कांग्रेस की जमानत नहीं बचेगी। चलिए अब्बास जी, मुंह की खानी पड़ेगी कांग्रेस को। जिन्होंने कभी अपने कार्यकर्ता का सम्मान नहीं किया, जिनमें आज दूसरों पे आरोप लगाते लगाते भाई भतीजावाद आ गया। सुमेर सिंह सोलंकी जी को ये दलित आदिवासी चेहरा बता के प्रोजेक्ट कर रहे हैं। महेंद्र सिंह सोलंकी भाजपा के कद्दावर नेता, पूर्व सांसद के भतीजे, उन्हीं को मिले वही आदिवासी दलित चेहरा मिला जो परिवारवाद से निकल के आता हो, और हम पे आरोप लगाते हैं। मैं फिर कहूंगा, दोबारा अपने गिरवा में झांकें और कार्यकर्ताओं का सम्मान करें। वही फिर अपमान करने वाले हैं इन 22 बागी विधायकों को
टिकट देके कांग्रेस के और अपने कार्यकर्ता का अपमान कर कर ये चुनाव में जाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा तो इनके लिए मसला बन जाएगा इनका खुद का कार्यकर्ता। और दूसरी बात, बिजली के बिल, किसान कर्ज माफी और तमाम चीजें हमारे साथ है। 15 महीने के अंदर हमने वो मध्य प्रदेश के साथ काम कर। अब्बास जी, लेकिन जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं पिछले 10-15 दिनों में, ये 22 विधायक तो गए आपके सिंधिया जी के साथ, लेकिन उनके कई कार्यकर्ता भी तो लगातार बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुक्ता जी परसेप्शन बनाने का काम करती है। ये बड़ा पीआर एजेंसीज के माध्यम से चलते हैं। अपने ही कार्यकर्ताओं को राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी के साथ भेजकर, इसी तरह से अभी हमारे हरदीप सिंह डंग जी के साथ भेजकर उन्हीं की सदस्यता कौन दिखा रहा है, कौन चेक कर रहा है कि ये कार्यकर्ता किसका है किसका नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आपने, हमने, सुनील जी ने, सबने 15 साल देखा है। 15 साल जब हमारा उठावना लिख रही थी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आएंगे नहीं, तब वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं गया, तब उसने इनको सलाम नहीं किया। वो कार्यकर्ता उससे ज्यादा लॉयल कार्यकर्ता किसी पार्टी के साथ नहीं हो सकता। वो साथ है हमारे साथ खड़ा है। कितनी मैच्योर बात की है मेरे मित्र ने। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। पूरे ढोंग डिबेट के बाद हमारा बहुत सारा वार्तालाप होता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी हल्की बात करेंगे। अब्बास जी ने कहा कि जो कार्यकर्ता प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, वो तो परसेप्शन बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पूर्व विधायक, पूर्व नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, इस तरह के नगर पालिकाओं के पार्षद, सिंह कुशवाहा जी जैसा चेहरा लेकर आते अधिकांश था जो एनएल सिंह कसाना जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। आपकी पार्टी के दिग्गज नेता कहीं पर हुआ है वाली से भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ये होता है साथ आना किसी और पार्टी का। अब्बास जी ने कहा कांग्रेस का कार्यकर्ता बता करके कहीं सदस्यता दिला दी है, तो उस स्थान पर पर्टिकुलर प्लेस पर कांग्रेस भी है कि नहीं है, कि कांग्रेस के कार्यालय पर ताला डल चुका है। तो उस आके कांग्रेस कार्यकर्ता ये वेरीफाई करके कि भोपाल में कौन लोग फोटो में दिखाई दे रहे हैं, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं कि नहीं है, इस बात का स्पष्टीकरण क्यों नहीं कर देते हैं? ये हमारा मुद्दा ही नहीं है सुमित जी, ये हमारा मुद्दा ही नहीं है। ले जाइए आप अपने कार्यकर्ता को कांग्रेस का बना के। अजब सिंह कुशवाहा हमारे साथ आ रहे हैं। आपके कई लोगों के जो गुस्सा है और जो निराशा है वो आगे दिख ही रही है आपको। अरे एनएल सिंह जी कसाना को जिन्होंने चुनाव लड़ा, जिनके खिलाफ, वो आपके साथ नहीं रहे, मतलब बड़ा चेहरा होगा आपका। धीरे धीरे आपके कार्यकर्ता को आप रोक नहीं पा रहे हो। ये होता है बड़ा चेहरा, ये होता है बड़ा नाम। तो मुझे सिर्फ इतना कहूंगा, हमें कोई मतलब नहीं है आपके खींचने के अंदर, हम ये राजनीति नहीं करते, पर आपका साथ छोड़ के, आप में विश्वास छोड़कर उधर से भी लोगों का आना जारी है। पर अभी मेन मसला हमारे लिए मध्य प्रदेश की जनता, जनहितैषी काम, और जो काम अधूरे रह गए उनको पूरा करना। हम 24 कमलनाथ जी ने आज स्पष्ट कर दिया है कि हम दोबारा सत्ता में आएंगे। जनता से किए वादों को पूरा करने के बाद हम दोबारा चुनाव के अंदर। चलिए, कांग्रेस जो है कॉन्फिडेंस से लबरेज है, बीजेपी भी कॉन्फिडेंस से लबरेज है। यहाँ वक्त हो चला है, हमारे संवाददाताओं ने कुछ वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की है, आइए हम आपको वो दिखाते हैं। क्रॉस वोटिंग की बात हो रही थी, कहीं भाजपा की तरफ से भी हो सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई संभावना है, बिल्कुल नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक एक हैं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अधिकृत दोनों प्रत्याशी आसन। चलिए सुमित जी, आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे आप? सुन रहे हैं अब्बास जी को, लग रहा है कॉन्फिडेंट, लग क्या रहा है, दिख रहा है कांग्रेस जो है एकदम कॉन्फिडेंस से लबरेज है। क्या लग रहा है जिस तरह से इन लोगों की मीटिंग्स होती रही है? अगर हम बात करें पिछले 2-3 महीने, जब से सत्ता कांग्रेस के हाथ से सत्ता गई है, तब से कमलनाथ जी लगातार मीटिंग कर रहे हैं, विधानसभा वार वो सर्वेस करा रहे हैं, उम्मीदवारों से बात कर रहे हैं, अपने विधायकों से बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, कड़ी टक्कर देगी बीजेपी को कांग्रेस इस बार फिर से ये जो 24 उपचुनाव होने हैं? मुक्ता जी, कांग्रेस के पास से चेहरा चला गया, चरित्र चला गया, नैतिकता चली गई, ईमानदारी चली गई। वो आजादी के पहले की जो दल था, जो एक संगठन था, उसके संकल्प चले गए, सब कुछ चला गया। और शनै शनै उसके जो भी कार्यकर्ता थे वो भी चले गए और धीरे धीरे जा रहे हैं। जो कुछ बचा है कांग्रेस के पास वो कॉन्फिडेंस ही बचा है। वो भी कॉन्फिडेंस कौन सा? वो भी कृत्रिम कॉन्फिडेंस। कृत्रिम कॉन्फिडेंस कैसे आता है? आदरणीय सुनील जी बैठे हैं, वो आपको बता देंगे कि कृत्रिम कॉन्फिडेंस के लिए किस तरह से बेचैन होते हैं लोग, कि कैसे प्राप्त कर रहे हैं।
तो जो वो कृत्रिम कॉन्फिडेंस है वो कांग्रेस की एकमात्र पूंजी है और मैं चाहता हूं कि वो बना रहे। वही कॉन्फिडेंस कांग्रेस का, चलिए मैं पूछ वही लेती हूँ, एक confidence मिनट कांग्रेस का सुनील जो जी से पूछ confidence लेती हूँ। मोशन के सुनील समय जी भी था, प्लीज बताइए। वही कॉन्फिडेंस कांग्रेस का इस्तीफा देने के पहले भी था, वही कॉन्फिडेंस कांग्रेस का सरकार के गिरने से पहले भी था। तो मैं चाहता हूं कि वो कॉन्फिडेंस बना रहे। वही कॉन्फिडेंस बाकी आपका परिणाम राजस्थान, यथावत हैं। मध्य प्रदेश, परिणाम जैसे ही छत्तीसगढ़ आपके के सामने चुनाव की आएंगे, मतगणना तो के आप भी वक्त भी था देखेंगे कि और हम भी दोबारा देखेंगे। जीतेंगे। वही कॉन्फिडेंस आपका महाराष्ट्र में सरकार बनाने का भी था। वही कॉन्फिडेंस आपका भी मणिपुर में भी था, जिसमें से 9 विधायकों ने इस्तीफे दे दिए कल आपके। तो ये कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर ही बड़ा अच्छे से दिखता है, जो आप मुझ पे कह रहे हो। और अच्छा, वहां सीधी इस्तीफे बात दिए जो हैं, कह यहाँ रहे खरीदे हैं थे कि हमने। हमने हमारे दोगलेपन सिद्धांतों की को कोई छोड़ एक दिया, तो लिमिट हमारे तय कर रखी है सिद्धांत कि कुछ मतलब भी ये खुद हमारे करेंगे। विधायकों को ले उड़े और मुझ पे आरोप मणिपुर लगा। में अच्छा, अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस्तीफा दे रहे हैं तो वो हमारे कॉन्फिडेंस की हत्या है। और अगर मध्य प्रदेश में आपके 22 विधायक इस्तीफा देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने खरीदा है, खुददारी और गद्दारी की बातें करेंगे। तो ये जो डुअल फेस है, इसका कोई पैमाना है कि बिल्कुल इसको आप सुमित निर्जित जी, कर- क्योंकि आपने बिना विधायकी के अब्बास मंत्री जी। बना दिया तुलसी सिलावट जी और गोविंद सिंह राजपूत जी को। बता दीजिए क्या खूबी थी तो उनके एक अंदर और ऐसी स्थिति है जो कि हमारे मतलब गोपाल जैसे भार्गव हमने जी खाया में वैसे नहीं ही मन हो गया, थी, जो तुरंत हमारे इधर दूसरे लगाओ, आपके हाथ नेताओं लगाओ, में जो हाथ विधायक लगाओ। हैं उनमें नहीं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। गृह मंत्री के बंगले पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बंगले पहुंचे हैं मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। और डेफिनेटली ये जरूर, अभी जिस तरह से ग्वालियर चंबल संभाग में उपचुनाव होने हैं, वहां पे दोनों नेताओं के बीच में कहीं ना कहीं इस उपचुनाव को लेकर रणनीति चर्चा हो रही होगी। देखिए, ये दिखा रहे हैं हम आपको तस्वीरें। नरेंद्र सिंह तोमर जी पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के बंगले। चलिए हम सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता आमिर के पास। जी आमिर, बताएं, नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के बंगले में। बिल्कुल। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के भोपाल के 4 इमली स्थित निवास पर पहुंचे हैं। यहाँ पर दोनों नेताओं दोनों के बीच में जो है बंद कमरे में चर्चा की जा रही है और यही माना जा रहा है कि जिस तरह से ग्वालियर चंबल का विधानसभा में जो उपचुनाव होने हैं इस पूरे क्षेत्र में, तो उसको लेकर भी रणनीति आपस में बंद दोनों नेताओं में आपस में चर्चा करके बनाई जा रही है। और इसी के साथ में आत्मनिर्भर भारत के जो पैकेज में मध्य प्रदेश को कृषि क्षेत्र में किस तरह से विकसित किया जाए, इसको लेकर भी दोनों नेताओं के बीच में ये चर्चा चल रही है। क्योंकि आज राज्यसभा को चुनाव को लेकर मतदान हुए थे और आज ये बैठक है तो काफी अहम भी ये बैठक मानी जा रही है। और इस बैठक में जो है माना ये भी जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा की जाती सकती है। क्योंकि देखिए, जब ये नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के निवास पर पहुंचे हैं, तो अब जो है बीजेपी विधायकों का भी यहां पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है। बीजेपी विधायक संजय पाठक यहां पर पहुंचे हैं, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी यहां पर पहुंचे हैं, बीजेपी विधायक रमेश मिंदोला भी यहां पर पहुंचे हैं। और माना यही जा रहा है कि अब आपस में जो है उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। जी, आप कह रहे हैं उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है, साथ में कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार पे भी चर्चा हो रही होगी आमिर? बिल्कुल। देखिए, कयास तो यही लगाए जा रहे हैं जब ऐसा समय है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उपचुनाव होना है मध्य प्रदेश में, तो यही तरह के कयास लगाए जाते हैं कि जो दो दिग्गज नेता की बंद कमरे में चर्चा हुई है तो हो रही है, तो इसी तरह से अनुमान लगाया जा रहा था कि ग्वालियर चंबल संभाग में जिस तरह से उपचुनाव होना है तो उसको लेकर भी जो है रणनीति तैयार की जा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं और यही माना जा रहा है कि जैसी तरह से मध्य देश भारत सरकार की ओर से जो आत्मनिर्भर भारत का जो योजना है उसमें मध्य प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में विकसित करने पर मध्य प्रदेश को विकसित किया जाए, इसको लेकर भी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बीच बातचीत हो रही है। जी आमिर, धन्यवाद आपका। आपने ये खबर पे हमें जानकारी दी कि देखिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बंगले। वहां पे उनके बीच पे बंद कमरे में चर्चा हो रही है, साथ में कई विधायक भी वहां पहुंच रहे हैं। इस समय जो है मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर हम बात करें तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट समय है। जिस तरह से राज्यसभा चुनाव पे सबकी निगाहें थी, आज वो चुनाव हो गए हैं। अब नतीजे आ जाएंगे 1 से 2 घंटे के बीच में, लेकिन अब जो है, अब इसके बाद जो है मंत्रिमंडल विस्तार होना है।
जो संभावित डेट बार बार आ रही है वो या तो 22 है या 27 है, इसी महीने के 22 या 27 को जो है मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, इस तरह की बातें हैं। तो जाहिर तौर पे विधायक सब जो हैं अब वो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के बंगले, जिस तरह से उन्होंने बताया, पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है अब जो है नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इवेंट अगर हम कहें मध्य प्रदेश की राजनीति में रहेगा वो यही रहेगा, मंत्रिमंडल विस्तार। और आप ये देख रहे हैं तस्वीरें, नरेंद्र सिंह तोमर जी के, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के बंगले और बंद कमरे में दोनों के बीच में चर्चा हो रही है। और इस वक्त जो है 24 विधानसभा सीटों में उपचुनाव हो रहे हैं। सबसे ज्यादा सीटें जो हैं वो ग्वालियर चंबल संभाग की है। प्रतिष्ठा का प्रश्न है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, दोनों की प्रतिष्ठा का सवाल है। हम सब चर्चा कर रहे हैं राज्यसभा का मुकाबला। आप देख रहे हैं किस तरह से राज्यसभा का मुकाबला रोचक है। कई दिनों से, कई महीनों से इस पे जो है सबकी निगाहें थी, आज वो हो गया। अब नतीजे आने वाले हैं। कांग्रेस बीजेपी जिस तरह से है, दोनों ही कॉन्फिडेंस से लबरेज हैं। अब जो है सबकी निगाहें उपचुनाव पे जाएंगी। और अभी जिस तरह से अभी हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के बंगले, दोनों के बीच में बातचीत हुई। अब जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो है मंत्रिमंडल विस्तार। सुनील जी क्या कहेंगे आप? देखिए आपने चर्चा में सुना, अब्बास जी को भी सुना, सुमित जी को भी सुना। परसेप्शन की लड़ाई है, मुद्दों की लड़ाई है, आगे उपचुनाव है, मंत्रिमंडल विस्तार भी है, मीटिंग्स हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए मुक्ता जी, राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के बहाने जो तैयारी थी वो उपचुनाव की थी, क्योंकि राज्यसभा सीटें जो निर्णय था वो लगभग तय है कि एक कांग्रेस के खाते में जानी है, 2 भाजपा के खाते में जानी है। लेकिन राज्यसभा के अलावा अगर हम बात करें तो राज्य की सरकार बचाने और बनाने का जो उपचुनाव है उसमें तय होगा कि अगर कांग्रेस की सीटें ज्यादा आती हैं, कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के पास अभी 92 ही सीट्स हैं, और अगर कांग्रेस 24 में से 24 सीट जीतती है तो पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएगी कांग्रेस। अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बीजेपी की अगर हम बात करें 107 सीटें बीजेपी के पास हैं और बीजेपी को महज सिर्फ और सिर्फ 9 सीटों की आवश्यकता है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए। तो क्योंकि ये पूरी जो गुणाभाग है, जो इस प्रकार की मीटिंग हुई है, जो सारे घटनाक्रम जो चले हैं, वो पूरा फोकस अब राज्यसभा के बाद अब उपचुनाव पर है। मंत्रिमंडल विस्तार की इसलिए अभी तक सिर्फ सुगबुगाहट है मुक्ता जी, क्योंकि हम 2 महीने से देख रहे हैं इस प्रकार की खबरें आ रही, लेकिन उसमें ज्यादा तथ्य नहीं है। और खासतौर पर अगर इस समय हम बात करें तो ये बात कहना भी क्योंकि बेईमानी होगा, क्योंकि राज्यपाल जो है लालजी टंडन, उनकी तबीयत नासाज है और वो एडमिट है लखनऊ में। तो फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों से इनकार किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये पूरी कवायद उपचुनाव की है। कल भी अगर हम बात करें तो बीजेपी के जो ग्वालियर चंबल के क्षेत्र के नेता हैं, नरोत्तम मिश्रा जी के साथ उनका लंच हुआ था, उस दौरान भी चर्चा हुई थी कि उपचुनाव में, क्योंकि 16 सीटें जो सबसे ज्यादा हैं वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र की हैं और उन सीटों पर कैसे जीता जाए, क्योंकि ज्योतिरादित्य कांग्रेस जिस प्रकार से जो कांग्रेस से जो विधायक गए हैं उनका कहना यही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा देखकर वहां के मतदाताओं ने वोट किया था और यही वजह है कि ग्वालियर चंबल में इतनी ज्यादा सीटें 2003, 2008 और 2013 के मुकाबले 2018 में कांग्रेस को मिली। तो अब ये माना जा रहा है कि बीजेपी पूरी स्टडी कर रही है, यहाँ तैयारी कर रही है। बीजेपी का तो चुनाव संपर्क अभियान भी शुरू हो गया, शिवराज जी ने जो रायसेन है वहां से इसकी शुरुआत भी कर दी है और बीजेपी अब लगातार एक्टिव मोड पर आ रही है। चुनावी क्षेत्र जो है वहां पर अपने कार्यकर्ताओं को पहुंचा रही है, उनको रिचार्ज कर रही है और जनता के बीच पैठ बनाने की कोशिश है। लेकिन कांग्रेस की अगर मुक्ता जी हम बात करें तो कमलनाथ के बंगले से वो रणनीति बाहर नहीं आ पा रही है। 7 बजे डेली कमलनाथ जी के बंगले बैठक होती है, 8 से 10 जो पूर्व मंत्री या पूर्व विधायक हैं वो वहां पर बैठ रहे हैं, वहां चर्चा हो रही है, रणनीति बनाई जा रही, लेकिन रणनीति अभी सिर्फ कागजों तक है। अमली जामा उस रणनीति को अभी पहनाया नहीं जा रहा है। तो अब दोनों ही दल, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, राज्यसभा के बाद राज्य की सरकार बचाने और बनाने के लिए चुनावी मैदान में होंगे। चलिए अब्बास जी आपके पास पहुंचती हूँ। सुनील जी ने कहा कि देखिए हम लोग भी ये सुन रहे हैं, देखते हैं कि कमलनाथ जी बहुत एक्टिवली जो है उनके यहाँ पे बंगले में मीटिंग्स हो रही हैं, लगातार मीटिंग्स हो रही है पिछले 2-3 महीने से, सर्वे भी कराएंगे, लेकिन एक्शन मोड में कांग्रेस अभी तक नहीं आई है। और बीजेपी को हम देखें तो एकदम एक्शन मोड पे आ गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो एक तरह से हम कहें जनसंपर्क भी शुरू कर दिया है, लोगों से मिलना जुलना, उनके दौरे भी शुरू हो गए हैं। मुक्ता जी, रणनीति होती ही यही है
रणनीति बनाई जाती है, रणनीति को पब्लिकली हमेशा थोड़ी दिखाया जाता है। उस रणनीति के आधार पे काम किया जाएगा और रणनीति जरूरी नहीं है कि सबको दिखे और सबको बिना देखे। देखिए भाजपा की रणनीति कितनी जबरदस्त थी। क्या दिखा था किसी को कि 22 विधायक गायब हो जाएंगे? भाजपा के पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह उनका इस्तीफा लेकर आएंगे? रणनीति किसी ने देखी थी क्या? तो ये रणनीतियां होती हैं जो रणनीति समय आने के ऊपर जनता के सामने होती है और चलिए, जनता समय आने उसको पे आप देखती है और जनता बताएंगे। उसके इससे साथ पहले होती हम है। जरा एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। मंत्री तुलसी सिलावट पहुंचे हैं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के बंगले में। गृह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बंगले में इससे पहले जो है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे हुए थे, जिनकी बंद कमरे में मुलाकात हुई। अब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के बंगले में पहुंचे हैं तुलसी सिलावट, साथ में बीजेपी के विधायक रमेश मेंदोला और संजय पाठक भी पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तुलसी सिलावट, मंत्री तुलसी सिलावट की, जो पहुंचे हैं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के बंगले में। आपको दिख रहा है तस्वीरों में रमेश मेंदोला जी भी दिख रहे हैं। विधायक रमेश मेंदोला जी मंत्री तुलसी सिलावट पहुंचे हैं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के बंगले। बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला और संजय पाठक भी पहुंचे हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे थे और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच में बंद कमरे में बातचीत भी हुई। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें मंत्री तुलसी सिलावट की, जो पहुंचे हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बंगले में। आपको दिख रहे हैं तस्वीर में बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला, संजय पाठक। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर आमिर जुड़ गए हैं। जी आमिर, बताएं, तुलसी सिलावट भी पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री के निवास पर पहुंचे हैं, तो तब बीजेपी के विधायकों का भी पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है 24 सीटों पर और मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट यहाँ पर पहुंचे हैं। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत यहाँ पर पहुंचे और इंदौर से ही बीजेपी के विधायक हैं रमेश मेंदोला, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। बीजेपी विधायक संजय पाठक भी यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन वो कुछ ही देर में यहाँ से रवाना हो गए। माना यही जा रहा है कि बंद कमरे में जिस तरह से यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हैं और साथ में तुलसी सिलावट हैं, गोविंद सिंह राजपूत हैं, तो यही माना जा रहा है कि ग्वालियर चंबल संभाग में होने वाले उपचुनाव को लेकर और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ये बैठक में चर्चा की जा रही है। जी बिल्कुल आमिर, आप बता रहे हैं तुलसी सिलावट भी हैं, गोविंद सिंह राजपूत भी हैं, आगे उपचुनाव है और इन नेताओं को भी अपनी अपनी सीटों पे चुनाव लड़ना है, क्योंकि डगर जो है कठिन है। जी आमिर। जी यही माना जा रहा है कि जिस तरह से रणनीति बीजेपी लगातार बना रही है, क्योंकि आज राज्यसभा के चुनाव को लेकर मतदान भी हुआ, कुछ ही देर में इसके परिणाम भी आ जाएंगे और अब जो है बीजेपी अगली रणनीति में लग गई है और यही माना जा रहा है कि उपचुनाव और मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जो है बीजेपी जो है पूरी तरह से तैयारी कर रही है और उपचुनाव में जिस तरह से तैयारी के साथ मैदान में उतरने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक बड़ा मुश्किल ये सफर है, क्योंकि कांग्रेस से इस्तीफा देकर 22 विधायक बीजेपी में आए हैं और यहाँ से जो है उनको बीजेपी के टिकट पर संभावित उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। आमिर, धन्यवाद आपका। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंत्री तुलसी सिलावट, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पहुंचे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बंगले। वहीं पे बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला भी मौजूद हैं।
बीजेपी विधायक संजय पाठक भी थे, लेकिन वो निकल गए। देखिए काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अब हम पहुंचे, फिर से चलेंगे राज्यसभा का मुकाबला। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो है ये उपचुनाव, ये राज्यसभा जो था, अगर हम एक राज्यसभा के बाद अब फोकस, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, अब 24 उपचुनाव पे होगा। और देखिए वो उसका दिखता जा रहा है कि किस तरह से जो गृह मंत्री के बंगले में सब पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं रणनीति तैयार होगी, क्योंकि कठिन डगर है। चलिए सुनील जी, आपसे पूछती हूँ, क्या कहेंगे आगे जो है उपचुनाव होने हैं, 24 उपचुनाव है, थोड़ी सी कठिन तो डगर तो कठिन है। तुलसी सिलावट भी पहुंचे हैं, गोविंद सिंह राजपूत भी पहुंचे हैं, उन लोग को दोबारा से मैंडेट हासिल करना है। और जैसा आपने कहा कि जो मुद्दा कांग्रेस तैयार कर रही है, गद्दारी वर्सेस वफादारी। देखिए मुद्दे कोई भी तैयार करते रहे, किसी भी प्रकार के, मुक्ता जी, लेकिन सबसे बड़ी अगर बात करें तो कांग्रेस के लिए कठिन राह ज्यादा कठिन है, क्योंकि कांग्रेस के पास अभी 92 विधायक हैं और कांग्रेस को चुनाव जो सरकार अगर मध्य प्रदेश में बनानी है तो उसको 24 में से 24 सीटें जीतनी होगी, तभी मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार या कांग्रेस की सरकार बन पाएगी। हाँ। अगर बीजेपी की आज की डेट में हम बात करें तो 107 विधायक हैं, निर्दलीय बीएसपी, इनका अगर हम समर्थन अभी काउंट ना भी करें तो बीजेपी को 24 सीटों में से महज 9 सीटों की आवश्यकता है, और अगर 9 सीटें वो जीत लेती है तो पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। तो राह अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो बीजेपी की आसान दिख रही है, लेकिन मुद्दों और जो रणनीति के हिसाब से देखें तो फिर मैदान में जब दोनों पार्टियां उतरेंगी उस समय तय होगा कि राह किसकी आसान होगी। क्योंकि ऐसे में अभी से आंकड़ों को नजर डालकर ये कहना कि किसकी राह आसान है किसकी कठिन है, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से मुक्ता जी सिर्फ कांग्रेस की राह अभी बेहद कठिन है। और अगर अब्बास जी या सुमित जी ये माने कि कांग्रेस 24 में से 24 सीट जीत सकती है तो फिर सरकार जरूर कांग्रेस की बन पाएगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। जी सुमित जी, आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे आप? चलिए अब्बास जी, क्या कहेंगे आप? आसान नहीं है कांग्रेस की डगर, आपको 24 में से 24 सीट जीतने होंगी। 15 साल ऐसा रहा कि सत्ता में हम नहीं रहे और लोगों ने कहा कि सबसे मुश्किल है, और सबसे मुश्किल था 2018 का चुनाव। लेकिन उन सारी परिस्थितियों में उन चुनौतियों को अवसर में बदलने का नाम था कमलनाथ, और वही नेतृत्व हमारा अभी भी है। और वही कमलनाथ जी जिन्होंने 230 विधानसभा की सीटों में बहुमत हासिल किया था, वो भी अब भी वो कमांडर इन चीफ ही हैं। और ये सारी संभव जो दिख रहा है चीजें, जो मैं कह रहा था, रणनीति सामने नहीं आती, जब सामने आती है तो लोग हक्का बक्का हैरान रह जाते हैं। यही होगा, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। और नामुमकिन तो राजनीति के अंदर बहुत ऐसे अवसर आए हैं। जब कांग्रेस पार्टी ने 2004 में सरकार बनाई तब भी नामुमकिन था। जब 2018 में हम 3 राज्यों को एक साथ जीतकर हमने सामने आए तब भी नामुमकिन था। मैं फिर कहूंगा, चुनौतियों को अवसर में बदलने वाला व्यक्ति हमारे शीर्ष नेतृत्व में है और हम बहुत आसानी से दिखाएंगे ये करके। चलिए, आप कह रहे हैं नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, लेकिन कैसे करेंगे आप लोग? आप लोग के पास तो चेहरा भी नहीं है। चेहरा मतलब उम्मीदवारों का जो 24, सबसे पहले आप चेहरे पे बात करते हैं। चेहरा मतलब उम्मीदवार जो 24 उम्मीदवार आपको चाहिए, 24 उम्मीदवार जो चाहिए, वो 24 वो उसमें से 22 तो आपके बीजेपी चले गए। हर सीट के ऊपर, हर सीट पे, उन 22 सीटों के ऊपर ऐसा नहीं था कि पिछली बार ये पूरे 22 चुनाव जीत गए थे या इनको टिकट मिला था। सिंबल पे जीते कांग्रेस का चुनाव, पूरा चुनाव। और जो चेहरा है, हर सीट के ऊपर हर पार्टी के पास जिला अध्यक्ष होता है, जिले की बॉडीज होती हैं, उस जिले से कोई ना कोई प्रदेश की बॉडी में भी होता है। हर पार्टी के पास चेहरे कई होते हैं, युवा कांग्रेस के चेहरे होते हैं, एनएसयूआई के चेहरे होते हैं। चेहरों का अभाव नहीं होता है, मेन चेहरा होता है आपका जो शीर्ष नेतृत्व है। और भाजपा और तमाम अंदर में चर्चा है कि हमारा बहुत बड़ा की कमी नहीं है। राज्यसभा का मुकाबला, वक्त हो चला है इस डिबेट को अब एंड करने का। जिस तरह से अभी हम लोगों ने देखा सुना, बहुत ही रोचक रहा है ये राज्यसभा का मुकाबला। क्यों? क्योंकि इस पे जो निगाहें पिछले 2 महीने से मध्य प्रदेश की राजनीति में इन 3 सीटों पे जो है सबकी निगाहें थी। बस अब रिजल्ट्स कुछ देर में आ जाएगा और उसके बाद शुरू होगी नई कवायद। वो नई कवायद है 24 विधानसभा सीटों में उपचुनाव की, जो कि एक प्रतिष्ठा का प्रश्न है। चाहे वो हम बीजेपी की बात करें, चाहे हम वो कांग्रेस की बात करें, दोनों के लिए ये जो उपचुनाव है ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है
क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस दावा कर रही है कि 15 अगस्त को कमलनाथ जी जो है फिर से झंडा वंदन करेंगे, तो क्या वो बात सही निकलेगी? और जिस तरह से बीजेपी को बहुत कम सीट्स चाहिए मेजॉरिटी हासिल करने के लिए, लेकिन उसके लिए सीट्स आंकड़े इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो प्रतिष्ठा का प्रश्न है। उसके लिए वो 24 सीट्स में से मैक्सिमम जीतना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो बार बार आरोप उस पर लग रहा है कि उसने प्रलोभन देके जो है जो विधायकों को तोड़ा है, उस चीज को वो खारिज करना चाह रही है। तो फिलहाल राज्यसभा का मुकाबला में बस इतना ही। आप बने रहिए ING 24 के साथ। नमस्कार।